हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि हमने आप सबसे कहा था कि सेकेंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन काफ़ी जल्दी लाएंगे, तो ये रहा एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत में यामाडा कहती है कि जब मैं छोटी थी तब एक कहानी सुनाने वाले ने कहा कि वो एक कहानी सुनाना चाहता है और कहानी खत्म होने के ठीक पहले उसका सर काट दिया जाए। और मेरे पापा यामाडा असामोन किचिजी ने उसका सर इतनी अच्छी तरह काटा कि उस इंसान को पता भी नहीं चला कि उसका सर कट चुका है, और सर कटने के बाद भी उसने अपनी कहानी पूरी की और मर गया। मेरे पापा का वार इतना परफेक्ट था कि उस कहानी सुनाने वाले को दर्द का एहसास तक नहीं हुआ, और तभी से मैं अपनी पापा की वो परफेक्ट टेक्निक सीखना चाहती हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सागिर एक इंसान का सर काटती है और फिर उसे डर का एहसास होता है, और फिर वो अपने मास्टर से कहती है कि वो खुद को बेहतर बनाएगी। फिर हमें उसकी ट्रेनिंग दिखाई जाती है और आइजन दोनों उसे कहते हैं कि मरने वाले लोगों की सच्चाई तुम्हारी तलवार में झलकती है, और सागिरी कहती है कि मेरी तलवार खौफ से भरी है, इसलिए ये लोगों को बुरी से बुरी मौत देती है, और इससे मेरी तलवार का बोझ और बढ़ जाता है। मैं शक और डर को दिल और दिमाग से कैसे निकालूं? बिल्कुल अपने पापा की तरह शायद मैं भी कभी बिना डरे या बिना खुद पर शक किए लोगों को मार पाऊं। फिर सीन चेंज होकर हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है और एक आदमी कहता है कि तुम सभी क्रिमिनल्स का यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया, और हमें दिखाया जाता है कि उन सारे क्रिमिनल्स के चेहरे पर पट्टी बंधी हुई है। फिर वो आदमी कहता है कि तुमसे पहले जो शख्स बैठे हैं वो हैं 11th सेई तसाई शोगन, और उनका नाम है तोकुगावा नारियोशी, और तुम सब काफी किस्मत वाले हो कि वो तुम्हारे सामने है। तभी क्रिमिनल्स उन सब पर चिल्लाने लगते हैं और एक आदमी कहता है कि उनको यहाँ लाना सेफ था ना। तभी दूसरा बंदा कहता है कि उन सबको यहाँ लाना ऑर्डर था। तभी सागिरी उन क्रिमिनल्स के बारे में पढ़ती है और गाबीमारू कहता है कि मुझे शोगुनाते को देखना है, पर सागिरी कहती है कि ऐसा करना मना है। तभी एक बंदा उन सभी क्रिमिनल से कहता है कि तुम्हारा काम है शिनशिन के जाकर अमृत ढूंढ कर लाना, और जो भी वो अमृत हम तक लाएगा उसे ऑफिशियल पार्डन मिलेगा। तभी एक क्रिमिनल हंसने लगता है और कहता है कि ऑफिशियल पार्डन की मदद से मैं दोबारा बिना रुके मर्डर कर सकूंगा। उस क्रिमिनल का नाम है अदाची मातोगोरो, जो अपने मजे के लिए औरतों और बच्चों की जान लेता है। तभी सागिरी सोचती है कि क्या मैं इस जैसे बुरे इंसान को, जिसका मरना ही बेहतर है, ऐसे लोगों को बिना हिचकिचाए मार पाऊंगी। तभी वहाँ पर एक क्रिमिनल गाबीमारू को पहचान लेती है और कहती है कि तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम उतने भी टफ नहीं लगते, और गाबीमारू कहता है कि तुम्हें निराश करने के लिए माफ करना। तभी सागिरी सोचती है कि क्या हो अगर गाबीमारू दूसरे क्रिमिनल से भी ज्यादा बुरा हो, और ये सोचते हुए वो अपनी तलवार बाहर निकालने लगती है, और वो अपनी तलवार में जब गाबीमारू को देखती है तब तलवार में ऐसा दिखता है कि गाबीमारू का सर अपने आप उड़ गया, और ये देखकर सागिरी चौंक जाती है और अपनी तलवार वापस रख लेती है। उसके बाद क्रिमिनल्स को कहा जाता है उनकी पट्टियां उतारने को, और उन्हें उस इंसान का शरीर दिखाया जाता है, और वो सिंसी कैन्यो से वापस लौटा था और उसके शरीर के काफी सारे अंग फूल के बन चुके हैं। जब वो लौटा उसके अगले दिन ही उसके शरीर के अंदर से फूल खिलने लगे, लेकिन ये अब तक जिंदा है और हमें कुछ नहीं पता कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ, और लगभग 60 लोग उसके साथ वहाँ गए थे, अब तक लापता हैं। ये सुनकर क्रिमिनल्स मना करने लगते हैं, और उनमें से एक क्रिमिनल कहता है क्या पता वहाँ अमृत नहीं हो तो क्या करेंगे हम, तुम लोगों को खुद उस आइलैंड के बारे में कुछ नहीं पता है। तब वो लोग कहते हैं कि जिसे वहाँ नहीं जाना अभी बता दे। तभी एक क्रिमिनल उठकर कहता है कि मैं जेल के अंदर ही ठीक हूँ, और तभी सबके सामने उसका गला काट दिया जाता है। और तभी एक आदमी कहता है कि यामादा क्लैन के कुछ लोग तुम पर निगरानी रखने के लिए तुम्हारे साथ जाएंगे, अगर जरा सा भी होशियारी दिखाई तो तुरंत मारे जाओगे। और उसी समय सभी क्रिमिनल्स की गर्दन पर वो लोग तलवार रख देते हैं, और वो बंदा कहता है कि अगर तुम पर निगरानी करने वालों को कुछ हुआ तो तुम्हें वहीं मार दिया जाएगा, और अगर तुम पर निगरानी करने वाले तुम्हारे साथ नहीं हुआ तो तुम्हें नाव पर नहीं जाने दिया जाएगा। तभी तोकुगावा नारियोशी उस आदमी को बुलाकर कुछ कहते हैं, और फिर वो बंदा उन क्रिमिनल से कहता है तुम सब वहाँ पर नहीं जा सकते, तुम्हें अपनी संख्या घटानी होगी, क्योंकि हमारे पास तुम सब पर निगरानी रखने के लिए इतने ज्यादा लोग नहीं है। तभी एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को मारकर कहता है कि ये लोग चाहते हैं कि हम सब मिलकर एक दूसरे को मार दें। एक क्रिमिनल उससे कहता है कि तू पागल हो गया है क्या? वो उसका जवाब देता है तो देखो वो सब मेरी बात सुनकर शांत हो गए। फिर वो आदमी कहता है कि ये क्रिमिनल गलत नहीं कह रहा है, बस एक शर्त है कि बिना हाथ खोले लड़ो।
फिर क्रिमिनल आसपास में ही लड़ने लगते हैं और उन्हें देखकर तोकुगावा नारियोशी मजे कर रहा होता है और वो पूछता है कि इनमें से किन लोगों के पास सुपर पावर्स हैं। तभी एक आदमी सबका इंट्रोडक्शन करा देता है, जिसमें से एक बंदा जिसने छोटी सी उम्र में ही अपना एक डाकुओं का ग्रुप बनाया होता है एक विलेज के अंदर, और उनमें से एक लड़की होती है जो कि एक कुनोइची रहती है और उसने पिछले साल एक महल पर कब्जा किया था। तो गाइस, कुनोइची का मतलब शिनोबी का उल्टा होता है, यानी फीमेल निंजा। वैसे आप सबने नारुतो देख रखा होगा, आपको पता होगा, पर फिर भी एक बार मैं आपको बताना चाहता था। फिर एक बड़े आदमी का इंट्रोडक्शन होता है जिसने तलवारबाजी में महारत हासिल कर रखी है और उसे लोग द ब्लेड ड्रैगन बुलाते हैं और उस पर हथियारों का असर नहीं होता। फिर हमारे मेन कैरेक्टर गाबीमारू का इंट्रोडक्शन होता है जिसे वो द लिविंग लेजेंड गाबीमारू द हॉलो कहकर बुलाता है। फिर हमें गाबीमारू को दिखाया जाता है जो सिर्फ एक ही जगह पर खड़ा है और वो किसी से नहीं लड़ रहा। फिर आइजन दोनों सागिरी से कहता है कि तुम्हें हलचल महसूस हो रही है सागिरी? ये तो कुछ भी नहीं है, आइलैंड पर तो और खून खराबा होगा और सिर्फ क्रिमिनल्स की परेशानी नहीं, वहाँ तुम्हें और भी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं अभी से ही तुम्हें बता देता हूँ कि ये काम तुम्हारे लिए नहीं बना है। आखिर क्यों ही किसी औरत को तलवार उठानी पड़े? एक ताकतवर योद्धा की बेटी हो, शांति से उसके महल में रहना चाहिए और ऐसे काम से दूर रहना चाहिए। फिर सागिरी कहती है कि मैं जरूर दूर रहती अगर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन होता तो। मरे हुए लोगों के शरीर पर तलवार को परखना, मरे हुए लोगों के शरीर से दवाइयाँ बनाना, भले ही तलवार उठाओ या ना उठाओ, यामादा क्लैन का हर एक शख्स मरे हुए लोगों की वजह से ही पैसे कमाकर अपनी जिंदगी जीता है। फिर हमें सागिरी के बचपन दिखाया जाता है जब उसे बाकी बच्चे पत्थर से मारकर परेशान करते थे क्योंकि वो एक स्वॉर्ड्समैन की बेटी है और वो कहती है कि तुम सच्चाई जितना चाहे मुंह फेर लो पर सच बदला नहीं जा सकता और सच हमेशा तलवार में झलक ही जाता है। फिर कुछ क्रिमिनल सागिरी को मारकर भागने की सोचते हैं और सागिरी सोचती है कि अगर मुझे लोगों को ना चाहते हुए भी मारना ही पड़ेगा तो मैं अब पीछे नहीं हट सकती, मैं खुद ही देख लूंगी कि इसके बाद मेरा भविष्य क्या होगा। और ये सोचकर वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी उसे लगता है कि वो लोग जिन्हें सागिरी ने मारा था वो उसे रोक रहे हैं। पर सागिरी अपने डर का सामना करके आगे बढ़कर उन सबको मार देती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि वो उन लोगों की मौत के बोझ से दबती जा रही है। तभी गाबीमारू कहता है कि लोगों को मारकर हमेशा ही तुमने बुरा लगता है, ये आम बात है। और गाबीमारू उन सबको समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ ऐसे खून खराबा ना मचाएं और सबको आइलैंड पर भेजें, पर वो लोग नहीं सुनते और एक गार्ड उसे ये तक कहता है कि अपनी औकात में रहे और वो एक क्रिमिनल को गाबीमारू को मारने का ऑर्डर तक दे देता है। लेकिन गाबीमारू उस क्रिमिनल के हमले से बचकर कहता है कि हमें एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए, पर वो क्रिमिनल कहता है और कोई रास्ता नहीं है, तुझे मरना होगा। तब गाबीमारू कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें मारना पड़ेगा। तब वो क्रिमिनल कहता है कि पर तुम तो किसी को नहीं मारना चाहते हो ना? तब गाबीमारू कहता कि हाँ, क्योंकि लोगों को मारने के बाद अक्सर तुम्हें अपने ऊपर बोझ महसूस होता है, पर मैं खुद भी नहीं मर सकता, इसलिए तुम्हें मारना पड़ेगा। और गाबीमारू उस बंदे को एक झटके में ही मार देता है और ये देखकर बाकी क्रिमिनल्स उस पर हमला करते हैं, पर वो सबको बड़ी ही आसानी से मार देता है। तभी सागिरी गाबीमारू की बात पर ध्यान देती है कि गाबीमारू ने कहा था कि लोगों को मारकर उसे अपने ऊपर बोझ महसूस होता है, और ये सोचकर सागिरी को अब मरे हुए लोगों का बोझ महसूस होना बंद हो जाता है। फिर गाबीमारू सागिरी से कहता है कि तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। फिर सागिरी सोचती है कि अब तक मुझे लोगों को मारने के बाद डर इसलिए लगता था क्योंकि मैं कभी उनको मारकर उस डर के बोझ को मंजूर नहीं कर पाई। और फिर एक आदमी कहता है कि बचे हुए क्रिमिनल्स आइलैंड पर जाएंगे, तुम 10 लोग उस आइलैंड पर जाओगे और तुम पर निगरानी करने के लिए यामादा क्लैन के योद्धा भी तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम एक नाव में वहां तक जाओगे और अमृत की खोज करके अपनी आज़ादी पाओगे। और इसी के साथ एपिसोड खत्म। हम अगला एपिसोड आते ही नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करेंगे, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।